तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विंग से कुरान के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे इस हफ्ते। तो वही लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पे। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं इसमें। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन में एरर है तो हम वहीं पे ठीक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि हर कोई बिज़ी है, हर किसी के पास नेट एक्सेस नहीं है अच्छे से, किसी के पास लाइट नहीं है, तो उसके वजह से हम इतने प्रॉपरली चीज़ों को कर नहीं पा रहे। बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हम आपको घर पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो चलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है दैट इज़, ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर है जो हंगर स्ट्राइक की वजह से जेल में जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्या कहते हैं पर्सनालिटी है, और उस वक्त बहुत ही क्या कहते हैं चर्चा हुई थी इन पर्सनालिटी पे। ही वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। 64 डेज़ की हंगर स्ट्राइक, 64th डे की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उनका नाम था जतिन दास। क्या नाम था उनका? जतिन दास। द आंसर इज सी। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। राइट, ठीक है। तो मैंने आपको HSRA के बारे में बताया था, थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं। HSRA का सबसे बड़ा जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी वो की थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें इनको बाद में इनके मेंबर्स को भी क्या किया गया, फांसी की सज़ा लगाई गई, जो भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स राजगुरु सुखदेव को। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बेसिकली हुआ क्या था, साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में, साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में लाला लजपत राय, कौन? लाला लजपत राय, जिनको शेरे पंजाबी बोलते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन लीड करते एंटी साइमन कमीशन की। ठीक है, जहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अब इसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। तो लाहौर में उन्होंने क्या किया था, सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था। किसका? सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था। ठीक है, अब सॉन्डर्स के मर्डर के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो द चेंज्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ HSRA, ठीक है, वो अभी तक उस ऑब्जेक्टिव से लोग अवेयर नहीं है, मासिस अवेयर नहीं है। तो उनको अवेयर करना है। अवेयर करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? ट्रायल कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट की जो तारीखें रहेंगी वहां पे हम क्या कहते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहुंचाने तक लोगों के लिए। इसके लिए HSRA ने क्या किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगत सिंह और बीके दत्त हो गए, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप क्या करोगे, बॉम्ब थ्रो करोगे। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वो जो ग्रेनेड आप फेंकोगे, जो ग्रेनेड ड्रॉप करोगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेंटर पे, बिल्कुल वो इसी मकसद से बनाया जाएगा वो किसी की जान ना ले। और जैसे ही वो आपको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद अरेस्ट के बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपनी पेशी के टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी पेशी के टाइम पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, वहाँ पे मीडिया भी होगी, प्रेस भी होगी, उसके थ्रू आपने लोगों तक अपना ऑब्जेक्टिव पहुँचाना है HSRA का, और एक रेवोल्यूशन की डिमांड करनी है जो सारे लोग जिसमें क्या हों इन्वॉल्व। तो हुआ क्या फिर, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ड्रॉप किया। और उस वक्त 2 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनके पैसेज के अगेंस्ट। वो बिल कौन से थे? एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या नाम था एक का? पब्लिक सेफ्टी बिल, लिख लिया। और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन सा बिल? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल क्या कर रहे थे, सिविल लिबर्टीज, आज़ादी को सिविल लॉ की क्या करते, कर्टेल करते, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो इसके खिलाफ क्या किया इन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ड्रॉप किया। और लेटर ऑन जब इन दोनों को अरेस्ट किया, जब ये अरेस्ट हुए तो जेल में गए, तो जेल में इन्होंने इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया कि दे शुड बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दे शुड बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हमारे साथ
कैसा व्यवहार रखा जाए, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ रखा जाता है। वी आर नॉट क्रिमिनल्स। तो इस डिमांड को मनवाने के लिए भगत सिंह ने क्या किया, हंगर स्ट्राइक रखा, जिसको सपोर्ट किया जतिन दास ने। और फाइनली क्या हुआ जी, 64th डे के हंगर स्ट्राइक के बाद जतिन दास जी मार्टियर हो गए। अब जतिन दास जब मार्टियर हुए तो लाहौर से कलकत्ता जब इनको ले जाया गया, माना जाता है, बोला जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग थे इनके साथ, इनके कोफिन को ले जाते हुए। कहाँ पे, कलकत्ता, बिकॉज ये कहाँ के रहने वाले थे, जतिन दास कलकत्ता के। तो आंसर क्या है दोस्तों आंसर क्या है आपका यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर इज जतिन दास। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब बोलते हैं कि भाई पहला इंडियन रूलर बताओ, ठीक है, इंडियन प्रिंस बताओ जिन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट बताओ जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस करके एक ट्रीटी साइन करी। बच्चे सब्सिडरी अलायंस क्या था, एक एग्रीमेंट था, ठीक है, एक ट्रीटी थी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। किसने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना है इसको, लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। हु वॉज लॉर्ड वेलेस्ले, ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें क्या होता था, इंडियन प्रिंस को, इंडियन किंग्स और रूलर्स को उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इंडिपेंडेंस उनसे छीन ली गई। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस एक तरीके की एग्रीमेंट था जो लॉर्ड वेलेस्ले लेके आए अपनी ब्रिटिश एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। तो द फर्स्ट रूलर टू ज्वाइन सब्सिडरी अलायंस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। ऑप्शन इज बी, याद रहेगा, लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस लाया था और सब्सिडरी अलायंस को पहले ज्वाइन करने में कौन थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। चले हम दोस्तों आगे, चलिए अच्छा, बोलते हैं पहला रेलवे इंडिया में किसके पीरियड के टाइम पे स्टार्ट करेगी, ऑपरेशनल करी गई। तो द आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे ये, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे दोस्तों क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे रेलवे इंट्रोड्यूस करी गई। कब, 16 अप्रैल 1853 को। कब करी गई, 16 अप्रैल 1853 को। और चलाई कहाँ से कहाँ तक गई, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। कहाँ से, बॉम्बे टू थाने। ये याद रखना है आपको। ये पहली जो इंडिया में जो रेलवे है जो ऑपरेशनल करी गई, किसके लिए, पब्लिक के लिए ऑपरेशनल करी गई। अब रेलवे के रिलेटेड अगर कुछ है तो मैं आपको एक करंट अफेयर का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मार्च 2021 को बनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। और इस बार इंडिया में इंटरनेशनल वुमेन डे के ओकेजन के दिन हुआ क्या, पहली रेलवे वुमेन ड्राइवर जिनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव कौन है, पहली रेलवे वुमेन ड्राइवर जिन्होंने मुंबई टू लखनऊ की एक स्पेशल ट्रेन को चलाया। और सबसे खास बात क्या थी, मुंबई और लखनऊ की जो स्पेशल ट्रेन थी, इसमें जितने भी स्टाफ थे वो सब के सब कौन थे, वुमेन थी। सबके सब स्टाफ क्या था, वुमेन थी। याद रहेगा आपको, कोई टेंशन तो नहीं। इंटरनेशनल वुमेन डे के टाइम सुरेखा यादव। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर करंट अफेयर्स। अब बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट मतलब एग्रीमेंट विच वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया, वो कौन से ईयर में किया गया। तो आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। अब लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ सेशन में ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। कौन से सेशन में, सॉरी वापस लिखते हैं हम इसको, लखनऊ सेशन में ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापस रीयूनाइट हुए थे। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट की भी बात करता है, यही लखनऊ सेशन, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो गए थे, वापस रीयूनाइट हुए थे।
ठीक ना। लखनऊ सेशन दो इवेंट्स के लिए बहुत फेमस है, एक रीयूनियन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस आईएनसी एंड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, वही मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो स्प्लिट हुए थे 1907 में सूरत में जो सेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पिछली बार सवाल पूछा था सूरत सेशन में कौन प्रिजाइड किया था, तो आंसर इज रास बिहारी घोष। बिल्कुल सही आंसर बोला है सबने, रास बिहारी घोष। और लखनऊ सेशन को प्रिजाइड करने वाले मैंने पिछली बार बता दिया था, उनका नाम क्या है, अंबिका चरण माजूमदार। ये एक मॉडरेट थे, अंबिका चरण माजूमदार। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे, चलो जी। अच्छा, बोलते हैं द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, इसमें आंसर है ही नहीं है, आंसर गलत है। बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन हम साइड कर देते हैं, लॉर्ड डलहौजी साइड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विलियम बेंटिक। क्या लिख देते हैं, विलियम बेंटिक। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। कौन थे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन थे, विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले कौन थे? अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहां से आया, 1833 में आया। इससे पहले जो टाइटल था और डेजिग्नेशन थी वो क्या होती थी, वो होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या होती थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से भी पहले, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहले टाइटल होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो एक सबसे पहले हम करते हैं, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। साथ साथ लिखते रहिएगा। फिर ये डेजिग्नेशन फाइनली चेंज करी गई, एक एक्ट लाया गया, ठीक है, एक कानून पास किया गया जिसको बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, जिसको बोला रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट देखो, रेगुलेटिंग मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था टू रेगुलेट, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल कर पाए किसके अफेयर्स को, किसके काम को, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को। अब इसी एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो याद रखना, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वैरन हेस्टिंग। कौन थे, वैरन हेस्टिंग। क्या नाम था उनका, वैरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर एक और एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट से क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। यहां पे ऑप्शन नहीं, तो आप क्या रखोगे यहां पे, विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करी वाइस रॉय ऑफ इंडिया में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करी किसमें, वाइस रॉय ऑफ इंडिया में। और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन वाइस रॉय ऑफ इंडिया चेंज करी, किस एक्ट के थ्रू करी, वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू कर दिया। मैंने पिछली बार ही बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन को चेंज करके क्या कर दिया था, वॉइस रॉय रख दिया था। एंड द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। कौन सा,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। कौन सी ईयर वाला? 1947 में। इसमें क्या कर दिया, इस एक्ट में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एबॉलिश कर दिया गया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, और इसकी जगह क्या लेके आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबैटन। कौन थे वो? लॉर्ड माउंटबैटन। He was also the last viceroy of India. और लॉर्ड माउंटबैटन के बाद the first and the last Indian Governor General of Independent India was C. राजागोपालाचारी। याद रहेगा, C. राजागोपालाचारी, CHARI। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इसमें सारा क्लियर हो गया। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। अच्छा, तो बोलते हैं कि मुझे बताइए कि महात्मा गांधी इन तीनों स्ट्रगल में से, ठीक है, किस स्ट्रगल में इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंक्लूडेड थे, जो महात्मा गांधी भी क्या कहते हैं इन स्ट्रगल को हेल्प की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया पहुंचे। तो इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले थे ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया? एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी वहाँ पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ। वो गवर्नमेंट जो डिस्क्रिमिनेट करती थी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा भी जो भी इंडियन लेबर्स थे या इंडियन क्या कहते हैं बिजनेसमैन थे जो साउथ अफ्रीकन काम करते हैं, उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके खिलाफ ही गांधी जी 1915 से पहले वहाँ पे लड़ रहे थे। अब वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? जब इंडिया में पहुँचे 1915 में, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो उन्होंने गांधी जी को बोला, बिफोर ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस या पॉलिटिकल क्या कहते हैं स्ट्रगल ज्वाइन करने से पहले, आई वांट यू टू टूर होल इंडिया। आपको पूरा इंडिया घूमना चाहिए और देखनी चाहिए कि सिचुएशन क्या है, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम्स है लोगों की। तो पूरे 1 से 2 साल गांधी जी क्या करते रहे? 1915 से लेकर 1917 तक गांधी जी पूरे इंडिया का टूर किया और उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट करा। फिर 1917 से लेके 1918 के बीच, ठीक है, गांधी जी 3 स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व थे। वो तीनों की तीनों स्ट्रगल्स यहां दी है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। याद रहेगा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। दोस्तों, जो चंपारण था, चंपारण एक गांव था बिहार में। चंपारण एक गांव था बिहार में, जहां पे राजकुमार शुक्ला, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आके देखिए चंपारण में क्या कंडीशंस हैं फार्मर्स की। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो गांधी जी ने वहां देखा कि भाई क्या किया जा रहा है, यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो फोर्स कर रहे हैं किनको? वहाँ के फार्मर्स को इंडिगो लगाने के लिए फोर्सफुली। और 20/3, मतलब अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 3 बीघा में आपको क्या करना है? 3 बीघा में 1 बीघा 1 एकड़ से कम होती है, ठीक है। 3 बीघा में क्या करना है आपको? इंडिगो लगानी है। और ये फोर्सफुल लगाते थे, इसको बोलते थे 3 काठिया सिस्टम। क्या बोलते थे? 3 काठिया सिस्टम। ये फोर्सफुल लगाने को बोलते थे। और जब क्या हुआ, जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक डाई। और ये सिंथेटिक डाई ने इंडिगो की पूरी डिमांड ही खत्म कर दी, जिसके वजह से यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत नुकसान हुआ। अपने नुकसान को भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने हैवी टैक्सेशन इंपोज कर दिया। किस पे?
किस पे? इंडिगो फार्मर्स पे, इंडिगो पेजेंट्स पे। इसी में क्या कहते हैं, गांधी जी को इनवाइट किया गया, राजकुमार शुक्ला ने किया, और चंपारण में गांधी जी ने स्ट्रगल स्टार्ट करी सत्याग्रह की। ठीक है, सत्याग्रह की स्ट्रगल स्टार्ट करी। उसके बाद चंपारण कहाँ पे था? बिहार में। ठीक है, चंपारण के बाद गांधी जी पहुंचे अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में गांधी जी ने देखा कि अहमदाबाद को दोस्तों बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज मैनचेस्टर दोस्तों? मैनचेस्टर एक सिटी है यूके में, ठीक है, विच इज ए बर्थ प्लेस ऑफ, मैनचेस्टर इज ए सिटी इन यूके जो बर्थ प्लेस है किसकी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और पूरे दुनिया में पहली इंडस्ट्री कहाँ सेटअप की गई थी? मैनचेस्टर में। और वो इंडस्ट्री सेटअप करने वाली कौन थी? टेक्सटाइल थी, टेक्सटाइल मिल थी, इंडस्ट्री थी। अब मैनचेस्टर जैसी सिटी जो अहमदाबाद, जो इंडिया में बहुत फेमस है फॉर टेक्सटाइल्स, फिर फॉर टेक्सटाइल मिल्स, वो है अहमदाबाद। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अहमदाबाद में प्रॉब्लम क्या था। अहमदाबाद में बेसिकली डिस्प्यूट था बिटवीन मिल ऑनर्स एंड मिल वर्कर्स, जो वहां के मजदूर और वहां के मालिक के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू प्लेग बोनस, PLAGUE, प्लेग बोनस। ठीक है, और इसी टाइम पे ये बात मैं कर रहा हूं 1917 की। तो अगर मैं 1917 की बात कर रहा हूं तो इस वक्त आपको अगर पता हो 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर भी थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पे भी बहुत नुकसान हो रहा था इंडिया में, बहुत महंगाई हो गई थी। ठीक है, बहुत महामारी पड़ गई थी। तो ये मिल वर्कर्स चाहते थे कि प्लेग बोनस डिसकंटिन्यू ना हो, और मिल ऑनर्स चाहते थे कि प्लेग बोनस डिसकंटिन्यू हो। अब इसी में गांधी जी ने इंटरवीन करा। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी। कहाँ पे? अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी, ताकि वो इन डिमांड्स को और फार्मर्स की डिमांड्स को और मजबूत कर पाएं। फाइनली क्या कहते हैं, मिल ऑनर्स ने क्या किया था? मिल ऑनर्स ने प्लेग बोनस को कंटिन्यू करने के लिए रजामंदी कर ली। नाउ व्हाट इज खेड़ा? खेड़ा भी दोस्तों गुजरात में है, और ये गांव है। उस वक्त एक गांव था, ठीक है, जहां पे ड्रॉट आते रहते थे। ड्रॉट मतलब सूखा आता रहता था। ठीक है, ड्रॉट मतलब सूखा आता रहता था। और जिस वक्त एक रेवेन्यू कोड पॉलिसी बनाई ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेवेन्यू कोड पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत अगर आपका ड्रॉट आने की वजह से, खेड़ा में ड्रॉट आने की वजह से अगर फार्मर्स की उपज 25 मतलब 1/4 हो जाती है, उपज मतलब क्या हो गया? यील्ड अगर 1/4 हो जाती है तो फिर आपको रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही हुआ खेड़ा में, जब ड्रॉट आया तो जब यील्ड 1/4 होगी, ठीक है, 25% हो गई। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने बोला, मना ही कर दिया कि भाई नहीं, ऐसे कोई रेवेन्यू कोड पॉलिसी नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पे भी क्या किया? इंटरवीन करा। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल वर्कर किस सत्याग्रह से रिलेटेड है? अहमदाबाद के साथ। याद रहेगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले हम आगे, चलो। अच्छा, बोला जाता है कि क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, इनमें से ऑप्शन, द आंसर इज ऑप्शन C। ये बनी थी, कानपुर में सेशन हुआ था। कहाँ पे? कानपुर में सेशन हुआ था 1924 में, जहाँ पे सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एनी बसंत क्या थी? एनी बसंत पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही है INC के। 1917 में वो बनी थी कलकत्ता सेशन में, लेकिन वो इंडियन नहीं थी, वो क्या थी? आयरिश थी। वो क्या थी दोस्तों? एनी बेसेंट क्या थी? वो आयरिश वुमेन थी। इसलिए जो आंसर यहां रहेगा, वो आंसर क्या रहेगा आपका? सरोजनी नायडू। ठीक है, 1924 के बाद ही 1925 में सेशन हुआ था बेलगाम में। कहां सेशन हुआ था? बेलगाम में। बेलगाम GAUM, बेलगाम कहाँ था दोस्तों? कर्नाटका में अभी भी है बेलगाम, जहाँ पे गांधी जी पहली और आखिरी बार क्या बने थे? INC के प्रेसिडेंट बने थे। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चले आगे।
अब बोलते हैं इनमें से कौन से ऐसा पर्सन है जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट था आईएनसी का, तो आप याद रखना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था उनका? अबुल कलाम आज़ाद वॉज द यंगेस्ट, ठीक है, पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब बोलते हैं गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, मैंने आपको पहले बोला 1915 से पहले गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों के लिए जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियंस के साथ। अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहे, विच मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय हिम? इसमें से इनमें से कौन सी मैगजीन है जो गांधी जी ने पब्लिश की थी? तो यार दैट वाज इंडियन ओपिनियन। याद रहेगा, ये एक मैगजीन थी जिसके थ्रू गांधी जी क्या करते थे? अपने ऑब्जेक्टिव को प्रोपोगेट करते थे साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती जिसका नाम था नेशनल इंडियन कांग्रेस। याद रहेगा आपको? कौन सा? अरे यार, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? वो नेम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों? दैट वॉज नेशनल इंडियन सोसाइटी। क्या नाम था उसका? नेशनल इंडियन सोसाइटी। और कौन सी मैगजीन स्टार्ट करी थी या न्यूज़पेपर स्टार्ट करी? दैट वाज इंडियन ओपिनियन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले हम आगे, चलो। अब बोलते क्या हुआ था कि लोग जलियांवाला बाग, जो अमृतसर सिटी में आज भी आपको देखने को मिलेगा, वहां पे इकट्ठे हुए थे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे? इनमें से कौन सी चीजें थी? तो याद रखना, द आंसर इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू। किचलू जी का पूरा नाम था सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको अरेस्ट कर लिया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्यों अरेस्ट किया था? बिकॉज इन्होंने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था? इनने प्रोटेस्ट किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अब जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट, रॉलेट एक्ट जब आया था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे इसका एक और क्वेश्चन है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया था। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसके खिलाफ गांधी जी ने फर्स्ट टाइम नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया था? उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट को लेकर जलियांवाला बाग एक छोटे से पार्क में लोगों ने क्या किया था? डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अभी आगे और आएगा। यस, बोलते हैं कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919? तो दोस्तों पहले तो बात है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस था क्या 1919? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहला तो आंसर है महात्मा गांधी। द आंसर इज महात्मा गांधी। नाउ व्हाट वाज खिलाफत कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक मूवमेंट थी जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय वेरी फेमस ब्रदर्स जिनका नाम था अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स का पूरा नाम मैं बताता हूं। नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक मूवमेंट स्टार्ट करते जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो टर्की पे क्या किए थे? अत्याचार किए थे, सैंक्शंस लगाए थे, उसके खिलाफ। अब टर्की पे क्यों ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से बिहेव किया, मिसबिहेव किया टर्की से? बिकॉज टर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको सपोर्ट किया था? जर्मनी को सपोर्ट किया था। ये जर्मनी के साथ एलाइड थी। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। तो यहां पे टर्की में एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिनका नाम था खलीफ। ठीक है, जिनको डिसमेंबर कर दिया गया था। और ये जो खलीफ थे, ये जो खलीफा जिनको हम बोलते थे, ये स्पिरिचुअल लीडर को पूरे मुस्लिम्स क्या करते थे? मानते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब इनको डिसमेंबर किया गया, इनको इनकी सीट से उतारा गया, तो मुस्लिम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसके खिलाफ क्या कहते हैं? आक्रोश जताया। और यही इंडिया में जो देखने को मिला, वो किस मूवमेंट के थ्रू देखने को मिला? उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम था? खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट किसने किया था? 1919 में स्टार्ट हुआ था। अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब खिलाफत मूवमेंट को गांधी, और इस वक्त जलियांवाला बाग मैसेकर भी हो चुका था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर में अराउंड 396
लोगों को क्या करते हैं, मार दिया गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट। अब जब इनको अरेस्ट किया गया तो गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट को देखा तो उन्होंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम को वापस रीयूनाइट करने का और यूनिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए अगर हमने अपने भाई अली ब्रदर्स को सपोर्ट करा, ठीक है, जो भी उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, जो भी वो फील कर रहे हैं, उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि इंटरनेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, बट गांधी जी को फाइनली गांधी जी ने उनको कन्विंस किया, वो माने और फाइनली सपोर्ट मिला। इसी को देखते हुए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया, महात्मा गांधी को। दिल्ली में हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, कहां हुई थी ये, दिल्ली में हुई थी, याद रहेगा। चले हम आगे, ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, बोलते हैं कि इनमें से कौन से एक्ट को पॉपुलरली अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी बोलते थे, तो आंसर है उसका रॉलेट एक्ट। याद रखना, रॉलेट एक्ट का और नाम क्या था, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। दोस्तों, ये जो रॉलेट एक्ट था, ये नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि जिस कमीशन को ये बोला गया था कि भाई आप कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं हमें सजेस्ट करें ताकि हम इतना एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को रोक पाए, तो उस कमीशन के चेयरमैन थे, उनका नाम था सिडनी रॉलेट। क्या नाम था, सिडनी रॉलेट। उन्होंने क्या किया था, सिडनी रॉलेट ने इस एक्ट के थ्रू ये बोला था, इस एक्ट में ये एम्पावर कर दिया था ब्रिटिश अथॉरिटी को कि वो किसी भी लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दी ग्राउंड ऑफ व्हाट, अगर आपको सिर्फ शक भी आप अरेस्ट कर लो और उनका कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा। मतलब इन्हें डायरेक्टली बेसिक राइट्स जो हैं लोगों के, उसको क्या करते, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, फर्स्ट नेशन वाइड स्ट्राइक के सत्याग्रह किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चले हम आगे। अब बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी को कौन सा ऐसा टाइटल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दिया था, जो गांधी जी ने सरेंडर कर दिया था। द आंसर इज बी, कौन सा, केसरी हिंद। याद रखना, कौन सा ऐसा टाइटल था विच वॉज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1920 में, ठीक है। तो इस टाइम पे कौन सा टाइटल ने सरेंडर कर दिया था, केसरी हिंद, याद रहेगा दोस्तों। चले हम आगे, चलो जी, यस। बोलते हैं कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अब कांग्रेस का जो एम या गोल है वो पूर्ण मतलब कंप्लीट स्वराज, मतलब इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। कहां पे डिक्लेयर किया था कि गोल रहेगा, आईएनसी का लाहौर सेशन में जो 1929 में हुआ था। तो आप आंसर याद रखना, द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि भाई अब जो गोल है जो आईएनसी का, अब से 1929 से पहले ये कभी नहीं बोला गया था। 1929 में, दिसंबर 1929, याद रखिएगा, दिसंबर 1929 में बोला गया था दैट द गोल ऑफ आईएनसी इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी सेशन में आईएनसी के जवाहरलाल नेहरू ने यह भी डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी आने वाला जो 1930 को आएगा वो सेलिब्रेट किया जाएगा एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसी दिन, इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडियन फ्लैग को भी लहराया था, इंडियन फ्लैग को भी लहराया था रावी नदी के किनारे, याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे। अब हाँ देखिए आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किसने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को एट द मिड नाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929। तो लाहौर सेशन की बात हो रही है। द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अभी हम चाहते तो इंस्टीट्यूट जाके भी कर सकते थे, बट सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, तो इसलिए जितना अपना ख्याल रखें, घर पे रहेंगे। देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, एग्ज़ाम ने आगे जाना ही जाना है। अभी ही कल में कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आप हर्ड इम्यूनिटी करने पे आओगे, वैक्सीनेट सबको करने पे आओगे, तो इट विल टेक अराउंड 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। और अभी ऑप्शन ही नहीं है अराउंड 4 to 5 मंथ्स के आपके एग्ज़ाम हो पाए।
तो इसलिए आराम से पढ़ें, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, और एमसीक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको आता भी नहीं है तभी आप एमसीक्यूज फॉलो करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस और वीडियोस आपको चाहिए, किस पे एमसीक्यूज पे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर।